हेलो गाइस, आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम EHI 5 जो कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है इग्नू का, उसमें इंडिया फ्रॉम द मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी सब डिस्कस किया गया है। तो इस सब्जेक्ट की जो है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाट करके लेके आई हूँ, जिनको करके केवल नए आप पास हो सकते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी इसको किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सारी चीज़ें मैं इससे रिलेटेड जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम होता है EHI 5 का, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स का ये होता है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स है। इसका पैटर्न मैं आपको बताऊं तो जो भी ये एग्ज़ाम है, ये 3 सेक्शंस इसमें आते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होता है इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इस तरीके से जो है आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं। और 3 सेक्शंस में सेक्शन 1 जो होता है इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये फिक्स्ड पैटर्न है इस एग्जाम का कि हमेशा आपको चॉइस जरूर मिलने वाली है। इसमें 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और वर्ड लिमिट जो है वो 500 वर्ड्स की रहेगी। 500 वर्ड्स तो लगभग देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन प्लस माइनस जो है वो 5 to 10% वो चलता है। तो 500 वर्ड्स वैसे इसमें लिमिट दी गई है। और सेक्शन 2 जो है इसमें आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वर्ड लिमिट जो रहेगी आपकी इसके लिए होती है 250 वर्ड्स की। और सेक्शन 3 जो आता है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। कोई भी आपको 4 जो है टॉपिक दिए जाएंगे और उनमें से 2 पर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। इसके लिए वर्ड लिमिट जो है वो 100 वर्ड्स होती है और ये 6 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के 40 मार्क्स हुए। 4 क्वेश्चन जो है आपको 12 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, 48 मार्क्स। और 2 जो है आपको शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि आपको इन टोटल 12 मार्क्स के हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनता है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं, मैं इनमें से भी, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें छाटे हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता करके चलूंगी। तो आप स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, इसको एनालाइज करना है। या फिर इसको देखिए, इस क्वेश्चन को किस किस रूप में पूछा जा सकता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनालाइज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, या इसके इम्पैक्ट या इफेक्ट्स के साथ इसको पूछा जाए, या फिर इसको डिस्कस द नेचर ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश, did it lead to inequality among the peasantry, या how did commercialization of agriculture affect the Indian economy and society। तो देखिए एक क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी सेम ही बनेगा। अगर आप 20 मार्क्स में लिखने जा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो है इफेक्ट्स दोनों तरह के आपको बताने होते हैं। एट लास्ट जो है आपको इसमें कंक्लूजन लिखना होता है। तो 20 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आप कंक्लूजन जरूर लिखें। जो भी आपने ऊपर लिखा है उसका 4 to 5 लाइंस में मैक्सिमम आप उसका कंक्लूजन जरूर लिखें कि आपका क्या निष्कर्ष निकला है, कि ओवरऑल उसका जो है इम्पैक्ट क्या रहा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, आप ये टॉपिक नोट कर लें, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये अवश्य पूछा जाता है हर एग्जाम में। इधर आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन में या 12 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा ये कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन।
सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया और हाउ डिड पीपल अपोज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि इस भेदभाव को लोगों ने कैसे अपोज किया, कैसे इसका विरोध किया। या फिर आपसे पूछ लेगा कि वेरियस फॉर्म्स बताइए सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम, इस तरीके से पूछ सकता है। या कि कॉलोनियल जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कैसे इंटरवेन किया इंडियन सोशल प्रैक्टिसेस में, यह आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे मतलब कि इसने कि कॉलोनियल रूल ने कैसे हेल्प की इन द ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल कॉन्शियसनेस, की उत्तेजना जागरूक करने में सोसाइटी के प्रति, तो क्या है ब्रिटिश रूल ने कैसे हेल्प की। इस तरीके से जो है आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है वो भी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, तो ये आप अवश्य करके जाइएगा। तो दो टॉपिक मैंने बताए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पॉपुलर अपराइजिंग्स बिफोर 1857। 1857 से पहले पॉपुलर अपराइजिंग्स पे आपको नोट लिखना है। या फिर आपसे इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि मेजर पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स जो थी 1857 की क्रांति से पहले, वो सब आप लिखिए। या एनालाइज द नेचर, वो कैसे थी और उसका क्या फर्क पड़ा। इस क्वेश्चन को यहाँ तक एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जहाँ पर आपको उसका नेचर, उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो लिखनी आती है। और दूसरा जो है इस क्वेश्चन में आपसे इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो आपको देखिए दूसरे तरीके से ये भी कि वो फेल क्यों हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके फेल होने के क्या क्या कारण थे, इस तरीके से भी। या उसने इंडियन पॉलिटिक्स को और इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव डाला, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके कॉजेज और जो है उसके फेल होने के कारण, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो टॉपिक्स की फॉर्म में आप लिखते जाइए अगर आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके साथ साथ जो है उसके कॉजेज और उसके फेलियर का कारण आपको बताना है। उसके बाद है कमेंट द डिफरेंसेस बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस। तो यूटिलिटेरियंस और जो है ओरिएंटलिस्ट्स, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या तो 12 मार्क्स में या फिर जो है 20 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। इनके आइडियाज को दोनों को डिफरेंशिएट करना, ओरिएंटलिस्ट और यूटिलिटेरियंस के, या फिर इनको अकेले अकेले। यूटिलिटेरियंस जो है वो ज़्यादा मतलब इसमें आने के चांसेस रहते हैं, और अगर ओरिएंटलिस्ट के साथ आता है तो दोनों का कंपैरिजन इसमें आता है। फिर आपका पूछा जाता है डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इन मिड 18th सेंचुरी, या उस पे आपको ऐसे लिखना कि उसका नेचर कैसा था इंडियन पॉलिटी का मिड 18th सेंचुरी में, तो वो आपको बताना है। तो देखिए पॉलिटी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि सारा चैप्टर जो सारा भी जो ये EHI 1 का सिलेबस है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर उसके बाद है कि देखिए जो रिफॉर्म्स हुई थी, समाज सुधारक जो थे, जैसे कि मेनली इनमें आते हैं राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो इनका जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा, और सोशल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन तो बनता ही है। तो मेन इश्यूज टेकन बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो भी 19th सेंचुरी की रिफॉर्म्स थी, सोशल रिफॉर्म्स जो थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और उनमें लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या रही। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्म्स थी, जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, विडो रीमैरिज के लिए, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, आप ये कवर कर लीजिएगा। फिर आता है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स। तो देखिए ये जो है ना एशिया के ऊपर जो ब्रिटिश ने अपना जो है कंट्रोल एक्सपेंड करने का प्रयास किया, इस पे भी क्वेश्चन जो है ये आया है कई बार। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि हम इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कवर कीजिएगा कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में किस तरीके से जो है ब्रिटिश ने अपना शासन जो है वो विस्तृत किया। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि बंगाल और अवध
जो है ऑटोनोमस स्टेट कैसे एमर्ज हुई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये फिर भी मैं ये कहूंगी कि अवध और बंगाल जो है, इन पर जो नोट भी आ जाते हैं, आपके शॉर्ट नोट जो आते हैं वो भी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर आता है परमानेंट सेटलमेंट पर, रियोतवारी सिस्टम पर, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये जो भी लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स आपके थे ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किए, इन पर जो है क्वेश्चन बिल्कुल 101% आपका आएगा, चाहे आपका 20 मार्क्स में देखने को मिले, चाहे 12 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स में। तो ये आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते इस टॉपिक को। तो इनकी फीचर्स क्या थे और इनमें डिफरेंसेस क्या थे लैंड रिवेन्यू सिस्टम में, तो और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, हर पीजेंट्स पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके साथ मतलब कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस इन ब्रीफ द लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया टिल 1857। तो ये क्वेश्चन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि आपको फीचर्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर कवर कीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ पास होने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं कि सिर्फ मराठा सिस्टम को, फिर आप जो है इसमें आपकी तैयारी से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए और सिर्फ आपके पास समय कम है और आप जल्दी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो है ये कई बार पूछने में तो आया है। उसके बाद है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि क्या चेंजेस थे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए, या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम जो ब्रिटिश ने डेवलप किया उसका नेचर कैसा था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, उसके फीचर्स क्या थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर एक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इस पे आपको 101% आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, और इसके रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप बताइए, कॉलोनियल रूल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये भी जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स में भी और 20 मार्क्स में भी कई बार आया है आपका ये क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी पे कॉलोनियल रूल का क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश रूल का इस पर इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर। तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है पूछना। तो उसके बाद आता है कि वेस्टर्न नॉलेज का, या फिर आपसे पूछ सकते हैं इंडियन थॉट्स पर या इंडियन माइंड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये क्वेश्चन भी आपका आता रहा है। इंडियन लिटरेचर पर वेस्ट इन्फ्लुएंसेस का क्या फ़र्क पड़ा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, तो देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में भी ब्रिटिश का बहुत योगदान है। हालांकि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनको लो पेड वर्कर्स चाहिए थे, लो पेड क्लर्क्स चाहिए थे अपना काम निकालने के लिए, तो इसलिए उन्होंने जो है एजुकेशन पॉलिसीज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन उसका बेनिफिट भी मिला कि इंडिया में जो है काफ़ी जो पुरानी प्रथाएं थी वो इससे ख़त्म भी हुई। एजुकेशन को लेकर मतलब अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो ब्रिटिश ने जो है बहुत इसको डेवलप किया एजुकेशन सिस्टम को, तो उनका मेन रोल है। तो आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इंग्लिश पीपल यानी ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन सिस्टम को। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट पे नोट। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कवर कर लीजिए कि आपको इंडियन लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई और हाउ डिड दीज डेवलपमेंट्स इन्फ्लुएंस द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने सामाजिक और जो भी सांस्कृतिक इतिहास है भारत का उसको किस तरीके से प्रभावित किया। राइज ऑफ नॉवल जो है ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइज ऑफ नॉवल या राइज ऑफ नॉवल इन इंडियन लिटरेचर। पोइट्री के फीचर्स आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, पोइट्री के फीचर भी एक इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री कैसे हुई इंडिया में वो भी।
और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट फॉर्मेशन ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, मैसूर और हैदराबाद का स्टेट फॉर्मेशन जो है ये आपका 20 मार्क्स में तो नहीं लेकिन 12 मार्क्स में बहुत बार देखने को ये क्वेश्चन मिला है। तो आप 12 मार्क्स के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लीजिए कि दोनों में डिफरेंसेस भी क्या थे रीजनल पॉलिटीज में, वो भी आप इसकी कवर कर लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये 12 मार्क्स के हिसाब से आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं तो 20 मार्क्स में उनके आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ये 12 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर बात करें हम चार्टर एक्ट, तो देखिए अगर आप ये आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर से भी ज़रूर जो है आप 1813, 1833 और 1853 के जो चार्टर एक्ट है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनमें डिफरेंसेस जो हैं वो या आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है या फिर आपका जो है ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप ज़रूर कवर कीजिए। फिर इसके बाद जो है कि इम्पॉर्टेंट है जो बनता है टॉपिक, हाउ डिड द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ऑफ द यूरोपियन कंपनीज विद इंडिया ड्यूरिंग द, तो देखिए ट्रेड पर जो है व्यापार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसमें से क्वेश्चन पूछना भी लाजमी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। तो ये तो जो थे वो आपके 20 और 12 मार्क्स के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। इसके अलावा जो है अब शॉर्ट नोट्स की बारी है। अगर शॉर्ट नोट्स की हम बात करें तो आपको 6 मार्क्स के 2 नोट्स लिखने आते हैं। उनमें जो है देखिए अगर आपने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे 12 और 15 मार्क्स के तो आराम से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो बिना पढ़े भी। लेकिन फिर भी जो है अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि देखिए वहाँ मैंने क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बताया था, उसी में से जो है ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप नहीं स्किप कर सकते, किसी भी तरह से आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्किप नहीं करेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे तो ये क्वेश्चन एक आधी बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये 12 मार्क्स की क्वेश्चंस में भी आया है, तो इसको भी आप कवर कर लें, शॉर्ट के हिसाब से तो ज़रूर कर लें। और फिर मोनोपोली ट्रेड, चार्टर एक्ट 1833 का, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर करें। यंग बंगाल मूवमेंट जो है या अवध अंडर ब्रिटिश, ये भी टॉपिक आप करें। हैदराबाद स्टेट की फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश के अंदर कैसा था, ये भी करें। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स बर्मा, इसको आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है तो आप पढ़ सकते हो। फिर आते हैं कि शॉर्ट नोट जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो बहुत बार डिस्कस हुई, तो उन पर जो है शॉर्ट नोट आप अवश्य कवर करें। तो इसमें से आपके लिए देखिए क्या क्या है, मर्केंटलिज्म, इवेंजलिज्म, रेशनलिज्म, न्यू रेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, यूटिलिज्म और रोमांटिसिज्म। तो इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मर्केंटलिज्म, ये टर्म बहुत बार आती है। इवेंजलिज्म भी बहुत बार आती है, इसका रेशनलिज्म और न्यू रेशनलिज्म ये ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है आपने यूटिलिटेरियंस के आइडियाज़ पढ़े हैं तो आप यूटिलिज्म को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये टर्म्स आप इनमें से कीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी शॉर्ट नोट पूछा गया है, लेकिन हाँ इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फितना जो है इस पर आप ज़रूर कीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हली प्रथा इन गुजरात, ये एक आधी बार आया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट, इंडिजिनस एजुकेशन, तो ये तो जो है चलो एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन में भी आपका कवर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोएट्री, ये जो है शॉर्ट नोट्स की बजाय जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोएट्री का डेवलपमेंट और राइज ऑफ नॉवल, ये दोनों टॉपिक्स। बिगनिंग ऑफ नॉवल, ओरिएंटलिस्ट कौन थे ये पूछा जा सकता है। और मापिला अपराइजिंग, ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से सन्यासी रिबेलियन, सब्सिडरी अलायंस, और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये तो आपको मैंने बोला था कि आपको ज़रूर कवर करनी है, तो ये आप पहले 20 या 12 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए करेंगे। तो ये तीनों जो है परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट और रियोतवारी सिस्टम,
ये आप कवर वहाँ से करेंगे तो इन पर आप शॉर्ट नोट तो बड़े आराम से लिख पाएंगे अगर आपने बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से इसको तैयार किया है तो। और फिर उसके बाद आता है एंग्लो मराठा वॉर्स, थर्ड काइनेटिक वॉर, बैटल ऑफ बक्सर। इन पर जो है वो थोड़े से कम चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आनंद मठ वगैरह। विलियम जोन्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा था। राजा राम मोहन रॉयस के आइडियाज़, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ज्योतिबा फुले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा आपका राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि जो ये है इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर पर क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए हैं उन पर आप ध्यान रखते हुए आप इनको अपनी नोटबुक में या आप कहीं पर भी इनको नोट कर सकते हैं और इनकी तैयारी अच्छे से करें। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब लाइक करें, क्योंकि देखिए मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाटे हैं जो आपकी बहुत बहुत हेल्प एग्जाम में करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट पर जो है मैं नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, तो जब भी नोट्स तैयार हो जाएंगे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल रेट पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो के अपडेट कर दूँगी जब भी नोट्स तैयार हो जाएंगे तो। और इसके अलावा जो है आप अगर किसी भी सब्जेक्ट पर चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा कि आपके लिए जो है सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके ला सकूँ ताकि आप उनको स्किप ना करके जाएं एग्ज़ाम में। तो ये मैंने लास्ट जो है 10-11 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सारे के सारे मैंने छांट के आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।